अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोट लखपत जेल से उनकी रिहाई कुछ देर में मुतवक्को है। नवाज शरीफ को लेने के लिए शहबाज शरीफ जेल पहुंच गए हैं, कारकुन भी जमा हैं और अब सब चीज़ें फाइनल की जा रही हैं और जेल इंतजामिया ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जेल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के सिक्योरिटी स्टाफ को भी मेन गेट पर बुला लिया गया है और नवाज शरीफ कुछ देर में कोट लखपत जेल से बाहर आ जाएंगे। आज शरीफ बरादरान के लिए अदालतों से अच्छी खबरें आईं और उन्हें रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर कर ली, लेकिन उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर चीफ जस्टिस ने मुख्तसर तहरीरी फैसला सुनाया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और 50 लाख रुपए के 2 मसलके जमा कराने की हिदायत की है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की, जो अदालत को माकूल लगी। इसलिए अदालत ने नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी, मगर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ की रिहाई के दिन से ये 6 हफ्ते शुमार होंगे, यानी आज से। और अगर इन 6 हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर में कोई फैसला आ जाता है तो नवाज शरीफ की कस्टडी से मुतालिक हतमी फैसला हाई कोर्ट करेगी। पहले नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली और जस्टिस याहया आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा में अहम मुकालमा हुआ। समाअत के आगाज़ पर नवाज शरीफ के वकील ने गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस के ख़त की मुसद्दिका कॉपी अदालत में पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के गैर मुल्की डॉक्टर के पेश किए गए ख़त पर सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर लॉरेंस के ख़त के अलावा हमारे सामने कुछ नहीं है। क्या हम एक ख़त पर इन्हिसार कर लें? डॉक्टर के ख़त के ज़रिए आप तिब्बी बुनियादों पर केस बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई है और बीमारी के सबूत में एक ख़त पेश किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि मरीज़ 15 साल से बीमार है और आपकी बुनियाद यह है कि नवाज शरीफ की सेहत अब ख़राब हो रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने बीमारी के दौरान बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी। नवाज शरीफ सेहत की हिस्ट्री 2003 से है और उन्हें सज़ा दिसंबर 2018 में हुई है। हमने बताना है कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को क्या ख़तरात हैं कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। आपका सारा जोर डॉक्टर लॉरेंस के ख़त पर है। हम ये भी नहीं जानते कि कोई डॉक्टर लॉरेंस है या भी नहीं। क्रिमिनल केस में ख़त पर इस कदर इन्हिसार क्यों? ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि तमाम मेडिकल बोर्ड्स ने कहा है कि नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों की कई तरह की मेडिकल हिस्ट्री होती है और वो सर्वाइव करते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी का मामला सादा नहीं है, पेचीदा है। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं है? क्या पाकिस्तान के किसी अस्पताल के डॉक्टर, सहूलियात और अमला ऐसा है कि उनका इलाज हो सके? आप नवाज शरीफ के इलाज के लिए जमानत चाहते हैं, हम पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में नवाज शरीफ के इलाज का हुक्म जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जेल में रहकर नवाज शरीफ जहनी दबाव में होंगे और जहनी दबाव में रहकर इलाज मुनासिब नहीं है। इस दलील पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या जहनी दबाव 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा और अगर 2 हफ्तों बाद अपील का फैसला आ जाए तो क्या होगा? इलाज की सहूलत का बंदोबस्त हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपके मुवक्किल का तनाव दूर हो। ट्रायल में तो वैसे ही तनाव होता है, अभी तक जिनके ट्रायल नहीं हुए वो भी तनाव में हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला तनाव है। जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरे मुवक्किल की ज़िंदगी दाव पर है। इलाज मुकम्मल होने के बाद वो खुद को अदालत के हवाले कर देंगे। डॉक्टर आसिम केस में मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दी गई थी। ख्वाजा हारिस के दलाइल पर नैब के वकील ने दलाइल दिए। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और उनकी ज़िंदगी को भी कोई ख़तरा नहीं है। नैब के वकील के दलाइल पर 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याहया आफरीदी ने सवाल किया कि अगर जान को ख़तरा नहीं है तो मेडिकल बोर्ड एंजियोग्राफी का क्यों कह रहा है? आप नवाज शरीफ को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल करते रहे, जबकि किसी रिपोर्ट में नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ ने इलाज कराने से इनकार किया हो। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नैब के मुल्जिमान से मुताल्लिक पूछा कि नैब के सारे मुल्जिम बीमार क्यों हो जाते हैं? नैब के हर केस में मुल्जिम की बीमारी का मामला सामने आ जाता है। नैब इतने अरब रुपए रिकवर करता है, एक अच्छा अस्पताल ही बना ले। लगता है नैब मुल्जिमान को जहनी दबाव ज्यादा देता है। नैब के रवैये की वजह से लोग खुदकशी करने लग गए हैं।
हम इस मामले को देख रहे हैं। नैब के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिए और अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए जमानत दे दे। 8 हफ्तों के बाद हम अदालत को रिपोर्ट देंगे। नवाज शरीफ और नैब के वकील के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुख्तसर फैसले में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। अहम बात यह है कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और अब नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर आर्जी रिलीफ मिला है। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ से मुताल्लिक 2 अहम दरख्वास्तों की समाअत होनी है। 2 अप्रैल को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुकर्रर है, जबकि 9 अप्रैल को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील और नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर समाअत होगी। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग मुतमईन नजर आ रही है। नवाज शरीफ की सेहत और इलाज को अव्वलीन तरजीह करार दे रही है। मरियम नवाज ने अपने वालिद की जमानत पर रिहाई के फैसले पर मुख्तसर ट्वीट करते हुए लिखा कि अल्लाह करीम, जबकि शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ की। आज सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की तो जमानत पर रिहाई हो गई, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए भी अदालत से अच्छी खबर आई और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल बेंच आशियाना हाउसिंग केस और रमजान शुगर मिल्स केस में भी शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुका है। सख्त अल्फाज अपने रिहाई के हुक्मनामे में दे चुका है। जमानत की पर रिहाई के हुक्मनामे में इस केस के हवाले से और नैब की तरफ से केस बनाने के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक अदालती फैसलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। यानी अगर इस वक्त शहबाज शरीफ को यह रिलीफ मिला है तो हुकूमत इसको चैलेंज करेगी। नून लीग इस फैसले पर खुश है। बात करेंगे नून लीग के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब से। शाहिद खकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, हुकूमत तो कह ही रही थी कि ये सब चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे थे और आज भी वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो हम ऑफ़र करने को तैयार थे, कहीं भी इलाज करा लें, जहां चाहें अपनी मर्जी का अस्पताल चुन लें। अब 6 हफ्ते की ज़मानत मिली है तो फ़ायदा क्या होगा आपको? इलाज कराएंगे, 6 हफ्ता का वक्त है, बाहर अदालत ने वैसे ही कह दिया कि वो जा नहीं सकते, ECL पर नाम उनका बाकायदा रहेगा, तो जो हुकूमत कह रही थी वही रिलीफ अदालत ने दिया है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कभी इलाज का कोई ऑफ़र नहीं ठुकराई। इलाज की बात कभी हुई नहीं। यहाँ तो बोर्ड पर बोर्ड बनते रहे और आज चीफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि ये शख्स तो प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहा कि किसी बोर्ड ने भी जिम्मेवारी कबूल नहीं की और दूसरे पर डालने की कोशिश की कि वो इलाज बताए। तो ये सारी बात है। ऑफ़र इलाज अगर कराना था तो पेरोल कर देते, इलाज हो जाता, बात ख़त्म हो जाती, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। जो बोर्ड्स की रिपोर्ट थी उसी बुनियाद पर, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर तो अदालत ने जमानत दी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मसला है, नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री है। जी, तो हुकूमत भी उन्हीं बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर पेरोल दे सकती थी और इलाज करवा सकती थी। ये मरीज का राइट होता है जहां से मर्जी इलाज कराए, और नवाज शरीफ साहब की तरह कॉम्प्लिकेटेड एक मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके मुताबिक ही इलाज होना है। और साहब, अगर 6 हफ्ते में क्या आपको रिलीफ मिल गया, क्योंकि एवनफील्ड जो केस था उसमें आपने मेरिट पर केस लड़ा, मेरिट पर नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा सख्त फैसला आया। जो अल अजीजिया का फैसला है उसमें आपके वकला ने मुसलसल, नवाज शरीफ साहब के वकला ने केस की मेरिट पर जमानत लेने की बजाय, जैसे कि एवनफील्ड में हुआ, हेल्थ ग्राउंड्स पर मुसलसल जमानत लेने की कोशिश की है। क्या इसकी वजह यह है कि अल अजीजिया केस में आपको लगता है कि मेरिट पर मुश्किल है जमानत होना, वो फैसला सख्त है? देखिए, चूँकि वो उसकी तारीख लेट थी तो इसलिए ये कोशिश की गई कि चूँकि एक इमीडिएट ज़रूरत है तो उसकी बुनियाद पर ये अपील की जाए। आप किसी वकील को जो 2 केसेस जिसमें कन्विक्शन हुई है, जो करप्शन के केसेस नहीं हैं, ये भी मैं वजाहत कर दूं, नवाज शरीफ साहब की किसी वकील को दिखाएं, वो आपको बता देगा कि उनमें हकीकत क्या है। मगर अब क्या होगा? 6 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब इलाज कराएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, या मजीद बेल के लिए फिर हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर इलाज की मज़ीद ज़रूरत हुई तो वो गुंजाइश छोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और ये तो एक बेसिक एक हक है
कि इलाज अगर हो रहा है और मज़ीद टाइम चाहिए तो वो टाइम अदालतें हमें उम्मीद है कि दे देंगी। ये तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि आप इलाज में कोई रुकावट बने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो मामला लेकिन उससे पहले हमें उम्मीद है कि इन केसेस में भी बेल होने का इंशाल्लाह इम्कान है। मतलब ज़ाहिर है केसेस भी अपील इस वक्त अप्रैल के शुरू में लगी हुई है, मगर एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और राब्ते बहाल होने की बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात भी तेज़ी से हल हो रहे हैं, उनकी तेज़ी से ज़मानत हो रही है, ECL से नाम निकाला जा रहा है। केस की मेरिट पर तो पहले भी सवाल उठते थे जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बनाए गए, मगर उन सवालात के बावजूद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हुए, शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल वक्त भी भुगतना पड़ा, मगर अब मामलात तेज़ी से हल हो रहे हैं। तो क्या कोई राब्तों की बहाली है, कोई मामलात बेहतर शहबाज शरीफ साहब करने में कामयाब हुए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का कोई वजूद ना हो वो बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है, तो ये भी पहुंच गया। हमने पहले ही कहा था कि इस जमहूरी दौर में ये जो काम हो रहे हैं कि लीडर्स अपोजिशन को आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, ECL पर डाल रहे हैं, हद तक कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस हुकूमत की समझ में बातें आती नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इन चीज़ों में मुलव्वस हैं और आज मुल्क की मईशत तबाही के रास्ते पर है। और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कभी नवाज़ शरीफ साहब पर कमेंट पास करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब पर, कभी अपोजिशन पर। तो ये देर पा चीज़ें नहीं हैं, अभी भी समझ लें तो मामला बेहतर होगा। बहरहाल हमने कभी कोई डील की बात नहीं की और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह किसी न किसी दिन तारीख में आपको मिलेंगी कि ये सब मामलात क्या थे और कैसे हुए। अच्छा, मगर फिर ये बताइएगा कि फिर नून लीग की तरफ से एक खामोशी सी क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी अग्रेसिव मोड में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अग्रेसिव करते हैं, नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, अब सड़कों पर निकल आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की नून लीग उनका साथ दे, मगर नून लीग खामोश है। मरियम नवाज साहिबा का भी जो ट्विटर अकाउंट है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत की बात करने के अलावा खामोश है, वो बयानिए की बातें, वो सारी बातें, खामोशी क्यों है इतनी? फिर देखिए, खामोशी की बात नहीं है। हम असेंबली के अंदर मौजूद हैं, सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमारा काम मुल्क की तामीरी और मुस्बत सियासत करना है। हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, हमने किसी की हद तक नहीं करनी, हमने किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाने। हमने तो वो बातें करनी है जिससे पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो, मुल्क की मईशत मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो और मुल्क के अंदर सियासत मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अवलीन के ममालिक में आ सके। ये मामलात जो डिस्टेबलाइज करने के होते हैं, ये सियासत कामयाब नहीं होती। बहरहाल पीपल्स पार्टी का अपना एक सोच है, उन्होंने एक रास्ता अपनाया है, मैं उससे इत्तफाक या नाइत्तफाकी नहीं कर सकता ये। लेकिन जब भी अगर सड़क पर आना पड़े तो ये अपोजिशन इकट्ठी होकर, उसका एक मौका होता है, एक महल होता है, एक टाइमिंग होती है, तो उसके मुताबिक ही किया जाएगा। अब मौका महल की बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि अभी इलेक्शन हुआ है, ताज़ा मुनासिब वक्त नहीं समझती नून लीग के इस वक्त एहतजाज किया जाए, सड़कों पर आया जाए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आए भी हैं, आप इसको एक मुनासिब मौका नहीं समझते? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुल्क चले, हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, हम चाहते हैं कि हुकूमतें वक्त पूरा करें, लेकिन अगर हुकूमत खुद ना चाहे तो उसका हल तो मेरे पास नहीं है। और जिस तेज़ी से इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिरी है, जिस तरह इन्होंने मईशत को तबाह किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़े खदशात हैं जमहूरियत के लिए। इस हुकूमत के रहने का मुझे जवाज़ नज़र नहीं आता और मुझे खदशा ये है कि वो वक्त ना आए कि अवाम सड़कों पर माशी बुनियाद पर निकल आएँ और सियासत पीछे रह जाए। ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक हो। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत इस मामले को कैसे देख रही है, क्योंकि हुकूमत ये कहती रही है कोई डील नहीं होगी, कोई NRO नहीं होगा, तो अगर फिर नहीं होगा तो ये जितने भी फैसले आए हैं तो हुकूमत समझती है कि शहबाज शरीफ साहब के हक़ में आने वाले और नवाज शरीफ साहब की बेल का फ़ैसला ये सब मेरिट पर हैं। अगर मेरिट पर हैं तो क्या फिर केसेस सही नहीं बने थे? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। आपसे कुछ देर में नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा हो जाएंगे, वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, वहां से रिपोर्ट भी आपको देंगे। हुकूमत इस मामले को कैसे देख रही है, क्योंकि NRO डील हर बात से इनकारी थी, तो क्या सबको मेरिट पर देख रही है हुकूमत? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जो सब जाहिर है आप लोग कहते रहे, कल भी कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कि कोई NRO नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म जब ये कह रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब के केसेस में ज़मानत, फिर ECL से नाम भी खारिज हो गया, फिर नवाज शरीफ साहब को आज सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई,
ये सब कुछ आपको फिर मेरिट पर लग रहा है? ये सब मेरिट पर हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अब तक की प्रोसीडिंग्स है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मेरिट के ऊपर हुई हैं और उसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आज ताल्लुक़ है ज़मानत का, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ बहुत मुख्तलिफ चीज़ है जो हुकूमत ऑफ़र कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा था कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहें, हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब तो और उनकी फैमिली खुद ही तैयार नहीं थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट वही बात जो है वो की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को हम भी यही ऑफ़र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाज का कहा है, वो आएँ और अपना इलाज कराएं। और बाहर जाने के ज़ाहिर है दो तरीके हैं, या तो वो अपनी कैद पूरी करेंगे और उसके बाद जाएंगे, या फिर वो जो ऑप्शन दूसरी है वो प्ली बार्गेन में जाएं और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। अगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ये मेरिट पर आपको लगता है, तो शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है मुख्तलिफ केसेस में, चाहे वो आशियाना साफ पानी केस के जो दूसरे मामला जो केसेस बने थे, उसमें बाकायदा तौर पर जो अदालत ने जमानत देते हुए ऑब्जर्वेशंस दिए या अपने फैसलों में लिखा, वो नैब के हवाले से और केस की बुनियाद पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। यानी कि ना सिर्फ जमानत हो रही है बल्कि जो एक बुनियादी इल्जाम था मैसिव करप्शन का, उस पर सवाल उठ रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में जो मरियम नवाज को बेल हुई और नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस की बुनियादें थी और जो नैब ने केस बनाया उस पर शदीद सवालात उठाए। तो एक तो जमानतें हो रही हैं, केस की मेरिट पर सवालात उठ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के बारे में तासुर है कि वो इदारों के करीब भी जा रहे हैं, ताल्लुकात उनके बेहतर हो रहे हैं। तो हुकूमत परेशान नहीं हो रही है जो कुछ हो रहा है? अगर आपने अभी IRI का सर्वे देखा हो तो उसमें जो PMLN है वो तकरीबन 20-21% के ऊपर खड़ी है, पीपल्स पार्टी को 18-19% के ऊपर खड़ी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और PTI जो है उसका 57% से ज़्यादा जो है वो इस वक्त अप्रूवल रेटिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर के ऊपर भी हमारे कोई दबाव की कोई वजह है। और फिर दूसरा है कि दोनों के पास आइडियोलॉजी नहीं है, दोनों के पास कोई सब्सटेंस नहीं है जिसकी बुनियाद बना के वो सियासत करे। सिर्फ ये कहना कि मेरे अब्बू जेल में हैं, उनको बाहर निकालो, और दूसरे की सियासत ये है कि मेरे अब्बू को जेल ना भिजवाओ। इसके अलावा तीसरी पॉलिटिक्स उनके पास है ही नहीं। ना उनका कोई इकनॉमिक प्लान है, ना ही उनका पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई भी इकट्ठा होना, अलहदा होना को मैटर करता। मगर अभी इकट्ठे हुए नहीं हैं, मगर क्या इकट्ठे होने दिया जाएगा? क्योंकि माजी में नजर आया है कि एक पॉलिसी के तहत, एक फार्मूले के तहत कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे ना हो। नवाज शरीफ साहब का मुश्किल टाइम था, वो सड़कों पर थे, तो जरदारी साहब को रिलीफ मिला हुआ था, वो खामोश थे, नवाज शरीफ साहब से मिलने से इनकारी थे। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिरा रहे थे, सेनेट में सादिक संजरानी को आपके साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट बनवा रहे थे, मगर पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, सड़कों पर है, तो नून लीग खामोश है। तो फॉर्मूला क्या उसी तरह चल रहा है जैसे माजी में चल रहा था? मेरा तो ख्याल ये है कि इलेक्शनों से पहले से PMLN और पीपल्स पार्टी का आपस में एक पॉलिटिकल अलाइंस मौजूद है, और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में तो खैर ये फॉर्मलाइज हुआ और पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिल के इलेक्शन लड़े। अभी भी मुल्तान में इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो ये कहने की तो कोई वजह ही नहीं है कि दोनों पार्टीज़ अलहदा हैं। दोनों पार्टीज़ बिल्कुल इकट्ठी हैं, और दोनों का जो नैरेटिव है वो ये है कि हमने जो करप्शन है उसके पैसे हमसे ना लिए जाएं, हमें उसकी सज़ा ना दी जाए। ये जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इसलिए इनकी अनपॉपुलैरिटी इसलिए है कि बहुत ही एक इमोरल किस्म की पॉलिटिक्स है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं पे भी पजीराई नहीं मिल रही। आज सिंध में भी PMLN के तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जाएं और बिलावल साहब के इस्तकबाल में शरीक हों, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमत होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी का एक पूरा होल्ड होने के बावजूद, MNA MPAs लोकल गवर्नमेंट के ऊपर उनका तसल्लुत, उसके बावजूद जिस किस्म का आज इस्तकबाल हुआ, वो आई ओपनिंग होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN दोनों के लिए, और उनको अपनी सियासत की बुनियाद की तब्दीली की सोच जो है वहाँ पे वो आनी चाहिए। शायद खान अब्बासी साहब मौजूद थे, वो तो हक में नहीं है अभी सड़कों पर आने के हवाले से, अभी नून लीग नहीं समझती है। और आपने कहा कि सर्वेस देख लें, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में सर्वेस, पॉपुलैरिटी, मेजॉरिटी वो बहुत किरदार अदा करती हैं, मगर जो दूसरे मामलात हैं वो शायद उससे भी ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। तो एक तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब केसेस से रिहा हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते रहे हैं कि आप और इदारे एक ही पेज पर है, तो क्या ये खौफ या अंदेशा है कि शहबाज शरीफ साहब भी उस पेज के, उस किताब के करीब करीब आ रहे हैं, आसपास आ रहे हैं?
देखिए, कोई जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स बिल्कुल 90 की दहाई में ये ज़रूर रही है जहाँ पर आपको कोई भी मैटर नहीं करता और आप आए और आप कर लें, लेकिन कोई भी इदारा, कोई भी सियासत जो है वो आपकी मॉरल इमॉरल बेस के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकता। सो शहबाज शरीफ साहब की ये जो सियासत है उसको आपका ख्याल है कि कोई फ़ौज या कोई और इदारा कैसे सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारी सियासत की बुनियाद की कोई मोरालिटी है, हमारा कोई ऐसा मामला है जिसमें अवाम की फ़लाह मुलव्वस है। सो क्यों आप ये समझें या शहबाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी हो या किसी को ये गलतफहमी हो कि पाकिस्तान के अवाम हों, पाकिस्तान के इदारे हों, वो इसलिए उनकी हमायत करें कि उनके भाई को जेल से निकाला जाए और उनकी जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और पैसा है वो बाहर रखें और वो एंजॉय करें? कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी सड़कों पर हैं तो उसके बावजूद आपको लगता है कि जरदारी साहब बहरहाल मुश्किल में हैं और हुकूमत बिल्कुल नहीं समझती कि जरदारी साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, या हुकूमत क्या कंसीडर ये भी कर रही है कि जो पिछले केसेस हैं जरदारी साहब के जिसमें बरियत हो गई थी उनकी, उनको भी दोबारा खोला जाए? मेरा ख्याल है अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव हैं और ये वो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसका क्रेडिट जो है वो PMLN को जाता है। उन्होंने शुरू किया था जरदारी साहब के ऊपर, 2015 में ये केस शुरू हुआ था। 2016 में आपको याद होगा चौधरी निसार साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अयान अली का और उनका अकाउंट एक है। तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो PMLN ने जरदारी साहब के ख़िलाफ़ शुरू की थी, वो अब कंक्लूड हो गई हैं, वो काफ़ी हद तक कम्प्रिहेंसिव है। ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लग रहा है यही केस काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकारीर कर रहे हैं, ट्रेन से निकले हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने तकारीर की हैं, मगर उसको ट्रेन मार्च का नाम भी नहीं दे रहे हैं, उसे एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं, मगर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। क्या आज सारा दिन होता रहा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या तकरीर की, क्या माहौल है, वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी अग्रेसिव मूड में है, मगर सवाल उठ रहा है कि वासिफ अली जरदारी को जेल जाने से बचा पाएंगे या नहीं। हुकूमत समझती है नहीं, तज्जियाकार समझते हैं नहीं, मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ सियासी मुहिम का आगाज कर दिया है बल्कि वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, खबरदार कर रही है कि किसी भी वक्त हुकूमत को गिराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज ट्रेन मार्च का आगाज किया, मगर कह रहे हैं कि ये मार्च नहीं है, भुट्टो कारवान के नाम से ये ट्रेन मार्च कराची के कैंट स्टेशन से शुरू हुआ, ख़त्म लाड़काना में होगा। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो के साथ हैं, सीनियर रहनुमा साथ हैं, वो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैबगर्दी के जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हम इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते। ये क्या समझते हैं, क्या ये नैबगर्दी के थ्रू हमारा ज़बान बंदी कर लेंगे? ये क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा झुक जाएगा? ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा डर जाएगा? ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन भाग जाएंगे? हम तो अयूबी आमरीत से नहीं डरे, हम सिया आमरीत से नहीं डरे, हम मुशर्रफ की आमरीत से नहीं डरे। तुम क्या चीज हो? हम इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च के दौरान लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दिया और कहा कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो लग पता जाएगा कि एहतजाज क्या होता है। 6 वोट का हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी जब हम लॉन्ग मार्च के कॉल देंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानिसार अपना ताकत दिखाएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा एहतजाज क्या होता है, धरना क्या होता है। जब मेरे जियाले का नारा से पाकिस्तान गूंज उठेगा तो फिर मुक्किया तेरा शो न्याजी को, न्याजी को, मुक्किया तेरा शो न्याजी।
एहतजाज की बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक़न अब्बासी मौजूद थे। नून लीग मूड में नहीं है कि किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ सड़कों पर आए। फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी कोई तादाद नहीं है। अब्बू बचाओ तहरीक बकौल उनके ये है, यानी कि आसिफ जरदारी साहब को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो निकले हैं और ये कामयाब नहीं होगी। कामरान रज़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस वक्त इस काफ़िले के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान रज़ी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रिस्पॉन्स बिलावल को मिल रहा है? और क्योंकि आपकी बिलावल से मुलाकात भी हुई है, इस वक्त एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं बिलावल, क्या मकसद है इस काफ़िले का? जी, हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जिसे कारवाने भुट्टो का नाम दिया गया है, उसमें शरीक है और तकरीबन अब इसको कराची से रवाना हुए तकरीबन 11 घंटे गुजर चुके हैं और ये इस वक्त यहाँ टंडो आदम से निकलकर अब ये नवाबशाह की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो की जो ट्रेन है, खासा जोशो खरोश हम लोगों में देख रहे हैं। जिस स्टेशन पर भी रुके हैं वहाँ लोगों का जम्मे गफीर था। हज़ारों की तादाद में लोग बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए पहुँचे थे। पहले कराची से निकलने के बाद लांडी, फिर ज़िला ठट्टा के इलाके जंगशाही, फिर ज़िला जामशोरो के कोटरी स्टेशन, फिर हैदराबाद और उसके बाद ओडेरो लाल स्टेशन जो ज़िला मटियारी में है वो, और फिर सांगड़ का टंडो आदम के स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी और बिलावल भुट्टो ने तवील खिताब किए। हर स्टेशन पर जहां ट्रेन रुकी थी वहां हज़ारों की तादाद में लोग बिलावल भुट्टो की एक नज़र देखने के लिए पहुंचे थे। जो रास्ते में पुल शहरों में पड़े थे वहां से ऊपर से फूलों की पत्तियां भी निछावर की जाती रहीं। तमाम दिन के इस सफ़र में बिलावल भुट्टो ने हर जगह पर तफसीली खिताब किया और अब आज रात वो नवाबशाह पहुंचने के बाद, आज अब से कोई 1-2 घंटे के बाद मुमकिन है कि वो नवाबशाह पहुंच जाएं। वो जरदारी हाउस नवाबशाह में क़याम करेंगे और कल सुबह एक बार फिर ये जो ट्रेन है इसका सफ़र रवां दवा होगा और इसकी मंजिल होगी लाड़काना। नवाबशाह से निकलने के बाद ज़िला नौशेरो फिरोज़, खैरपुर, सक्खर से होती हुई ये ट्रेन जो है फिर नौडेरो और लाड़काना पर इख्तिताम पजीर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार यही कहते रहे हैं कि ये ट्रेन मार्च नहीं है, ये कोई एहतजाजी मार्च नहीं है, बल्कि जहाज़ बंद होने की वजह से वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने किसी मार्च की, ट्रेन मार्च की या लॉन्ग मार्च की कभी भी कॉल दी तो फिर हुक्मरानों को लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। बहरहाल सिंध में हुकूमत खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और यहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं, कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को आए रोज़ नैब तलब कर रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह को भी कल नैब के सामने पेश होना है और पेशी से पहले ही क़ाइम अली शाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत करा ली है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा किस तरफ जाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से एहतजाज होते हैं। बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला तो कर लिया, मगर अब भी कुछ लोग यूरोपीय यूनियन के साथ रहने के हामी हैं और कुछ यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर इसरार कर रहे हैं। इस हवाले से पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट मुआहदे के हवाले से बहस हो रही है, साथ ही सड़कों पर एहतजाज भी हो रहा है। इस हवाले से 23 मार्च को सेंट्रल लंदन में ब्रेक्जिट के मुखालिफिन का एहतजाज हुआ, जिसे मुल्क की तारीख के बड़े मुजाहिरों में से एक करार दिया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज किया, अपने मुतालबात सामने रखे, एक और रेफरेंडम का मुतालबा किया। बरतानिया में ब्रेक्जिट के हवाले से तकसीम है, मगर इस एहतजाज के दौरान ना मुखालिफिन से लड़ाई हुई, ना पुलिस ने एहतजाज करने वालों को रोका, ना लाठी चार्ज हुआ, ना एहतजाज करने वाले अपने हद से बाहर निकले, ना कोई तोड़ फोड़ हुई, ना किसी की गाड़ी का शीशा टूटा, ना किसी ने टायर जलाया, ना मुखालिफिन को निशाना बनाया, ना किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचा, ना ही तशद्दुद का कोई वाक़या पेश आया। तकरीबन 10 लाख लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज किया और खामोशी से वापस चले गए। ये होती है जमहूरियत। लोग अपने मुतालबात जमहूरियत में उसके मुतालबात के हक़ में निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ उठाते हैं और पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर ये लोग वापस चले गए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम मामला है, सोशल मीडिया पर वो मामला बहुत उठा हुआ है, तनकीद हो रही है, ज़रा तफसील से उस मामले पर बात करेंगे। 23 मार्च को ऐवान सदर में 127 अफराद को आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें खेल और फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे। उनमें से एक नाम फिल्म और ड्रामा आर्टिस्ट महविश हयात का भी था। महविश हयात के अलावा दीगर 7 शोबिस की शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन सिर्फ महविश हयात को अवार्ड देने पर तनकीद हो रही है। ना सिर्फ तनकीद हो रही है, बल्कि उनकी किरदार कशी की जा रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि महविश हयात को तमगा क्यों दिया गया, तमगा इम्तियाज़ क्यों दिया गया, उनमें क्या ऐसी खूबी थी जो दूसरे अदाकारों के मुकाबले में उन्हें फौकियत दी गई। सोशल मीडिया पर बहस जारी है
कि महविश हयात ने ये काम किया, उनका फलां से ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें नवाजा गया। महविश हयात के लिए गैर मुनासिब अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। महविश हयात को अवार्ड क्यों दिया गया? जहां इस पर तनकीद हो रही है, वहीं उन्हें अवार्ड देने की वजूहात की भी एक तवील फहरिस्त मौजूद है। महविश हयात ने पाकिस्तान के कई ड्रामों में काम किया, कई फिल्मों में नुमाया किरदार अदा किया और पाकिस्तानी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में दी। एदादो शुमार के मुताबिक उनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 1 ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ने 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म एक्टर इन लॉ ने 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और फिल्म लोड वेडिंग ने 11 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पंजाब नहीं जाऊंगी उनकी वो फिल्म है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली के दौर में 50 करोड़ रुपए के बिजनेस का बेंचमार्क सेट किया। अगर आज पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली की बात हो रही है, दोबारा फिल्में बनाई जा रही हैं, तो महविश हयात इस बहाली का एक चेहरा हैं। उनकी फिल्मों ने ज़बरदस्त बिजनेस किया है और सिर्फ कमर्शियल कामयाबी ही हासिल नहीं की, बल्कि लोड वेडिंग जैसी फिल्मों ने जहेज जैसे समाजी मसले पर एक मजबूत पैगाम दिया। इंडस्ट्री के लिए खिदमात पर जब महविश हयात को आला सिविल एजाज़ तमगा इम्तियाज़ के लिए मुंतखब किया गया तो उन पर तनकीद शुरू हो गई। पहले एक मीडिया चैनल की वेबसाइट पर और फिर उसके बाद एक और वेबसाइट पर एक खबर शाया हुई जिसमें महविश हयात पर तनकीद की गई और यह तासुर दिया गया कि उन्हें तमगा इम्तियाज़ अदाकारी की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से दिया जा रहा है। इस मजमून का जवाब महविश हयात ने अपनी ट्वीट में दिया। उसके बाद जब उन्हें यह एजाज़ मिल गया तो उन पर तनकीद का सिलसिला भी और बढ़ गया। महविश हयात सोशल मीडिया पर इस तनकीद का उन्होंने जवाब दिया। महविश हयात ने आज अपनी ट्वीट्स में लिखा कि इस बात पर बहस करें कि मैं एजाज़ को हासिल करने की हकदार हूँ या नहीं। हर किसी को इजहार राय का हक है, मगर मैं इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन वहाँ लकीर खींच लेती हूँ जब मेरे किरदार पर सवाल उठाया जाता है। महविश हयात ने लिखा कि मुझे तवाइफ जैसे अलकाब से इस हद तक नवाजा गया कि मुझ पर इसका असर होना ख़त्म हो गया। महविश हयात ने लिखा कि वो इस मामले को सिनफी मामलात में देखना नहीं चाहती, लेकिन बदकिस्मती से लोग ऐसा करते नजर आ रहे हैं। महविश हयात ने लिखा कि ये कहना कि इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मैंने किसी के साथ वक्त गुजारा, ये आम मेहनत कश खवातीन की तौहीन है। हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो सकते हैं जो ग्लैमरस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने इखलाकियात को छोड़ दिया है। क्या किसी को मेरा नाम गटर में घसीटने का हक है? आप मुझे नहीं जानते। तमाम साथ देने वालों और तमाम नफरत करने वालों का शुक्रिया। इसने मुझे सिर्फ मजबूत बनाया है। मेरे लिए गुज़िश्ता 2 हफ्ते आंखें खोल देने वाले तजर्बात साबित हुए। हमारे यहाँ एक ये मसला है, फ़न और फ़नकार को वो मकाम नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए। और अगर किसी के फ़न पर, आर्ट की किसी फॉर्म पर एतराज़ हो तो फ़नकार अगर मर्द हो तो उसके काम पर एतराज़ किया जाता है, मगर अगर वो खातून हो तो एतराज़ के साथ उसके किरदार पर भी सवाल उठा दिया जाता है। ज़िंदा मुआशरे जिस तरह फ़न और फ़नकार की इज़्ज़त करते हैं और ये समझते हैं कि मुआशरे की जहनी आसूदगी और तरक्की में उनका किरदार उतना ही अहम है जितना किसी और शोबे में काम करने वाले लोगों का है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को कभी नाच ड्रामा करार देकर, कभी खेल तमाशा करार देकर ये सवाल उठा दिया जाता है कि एक आर्टिस्ट ने ऐसा क्या किया है कि उसे रियासत ने अवार्ड से नवाज दिया है। हालांकि एक आर्टिस्ट के काम से लाई गई खुशी और एक मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती। कौमें, मुआशरे और अदवार जिस तरह अपने लीडर्स, साइंसदानों, स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स से जाने जाते हैं, उसी तरह किसी भी दौर में कौम के फ़नकार भी अपनी कौम, दौर और मुआशरे की मस्बत पहचान बनते हैं, जो पाकिस्तानी सिनेमा की बहरहाल महविश हयात हैं। और जहाँ तक ये बात है कि सीनियर अदाकारों को नहीं दिया, जूनियर को दे दिया, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों की जो फ़न है उसकी पहचान अपने वक्त पर करे। अगर रियासत ने इस बात में लेट कर दिया, देर कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौजवान फ़नकार जो अपना नाम पैदा कर रहे हैं उनको भी ना नवाजा जाए। अगर रियासत को ख्याल वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को भी अवार्ड से नवाजने का उस वक्त आया जब वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, तो ये रियासत की गलती है, ना वसीम अकरम की गलती है, ना वक़ार यूनुस की गलती है। जिसने अच्छा काम किया है वक्त पर पहचानिए, चाहे वो जवान हो या फिर उसकी उम्र ज़्यादा हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।